हेलो एवरीवन, टॉक शो इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड डायरेक्टर अनिकेत राज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो बातें सूरत वालों की। पर आज की खास बात यह है कि आज मैं टॉक शो इंडिया के स्टूडियो में नहीं हूं। मैं आया हुआ हूं नीरव शाह के घर पे और आज के इस खास एपिसोड का नाम हमने दिया है जीना इसी का नाम है। नीरव शाह की जिंदगी की कहानी सुनते हैं नीरव शाह के जुबानी। नीरव भाई, वेलकम टू टॉक शो इंडिया। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। नीरव भाई, मैं क्या कहूँ, जब मुझे जानकारी मिली आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में, आपके इन जज्बात के बारे में, हमारे एक मित्र है मनीष भाई, उन्होंने जानकारी दी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से ये इच्छा हो रहा था कि मैं कब आपसे मिलूं और आपकी इस ज़िंदगी के जो आपने जिस तरह से ज़िंदगी को जिया है और जी रहे हैं वो ये सभी लोगों को पता चले और इंस्पिरेशन बने। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि नीरव, आपका ये एक्सीडेंट कब हुआ और कैसे हुआ? मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था अपने जुलाई 2012। ओके। आगरा से जयपुर स्टेट हाईवे पे नीलगाय जो होती है अपने नीलगाय जो अपने राजस्थान में हर जगह पे अपने मिलती है जी। तो नीलगाय अपने जंप करके पैसेंजर सीट पे था, तो वो जंप करके सीट पे मतलब वो वहाँ पे उस टाइम पे डैश हुआ। उसके बाद में मेरे को सर्वाइकल इंजरी उसी टाइम पे हुआ। आप कार के अंदर में ही थे? हम कार के अंदर ही थे। और कितने लोग थे साथ में आपके? गाड़ी में मेरे अलावा ड्राइवर के साथ और 6 लोग थे। ओहो। और 6 लोग थे, हम लोग दोस्त लोग थे, सब हम वैकेशन पे थे। अच्छा। मेरे फोर्थ ईयर के ब्रेक में थे, तो फिर वहाँ से हम लोग जब आ रहे थे तब एक जैसे ही वो इम्पैक्ट हुआ उस टाइम पे मेरे को उसी टाइम पे सडन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ, जिसकी वजह से मेरा नेक के नीचे का जितना भी मूवमेंट था, मोटर मूवमेंट एंड द सेंसरी मूवमेंट, वो सब चीज़ मेरा उसी टाइम पे मेरा बंद हो गया था। क्या क्या तकलीफ हुई ये एक्सीडेंट के बाद, यानी कि आपको चलने फिरने में, और कैसा रहा आपका जो आपने फेस किया है? मतलब एक्सीडेंट के बाद अगर आप देखिए तो मतलब मैंने जैसे आपको बताया, एक्सीडेंट में ही मेरा जो सर्वाइकल रीजन मतलब नेक, गर्दन के नीचे जितना भी पूरा भाग था वो पूरा काम करना बंद कर दिया था। वो टच सेंसेशन भी नहीं पता चलती है और मूवमेंट भी नहीं होता है। ओके। मेरा उस टाइम पे बैठने का भी स्टेबिलिटी से मैं बैठ नहीं पाता था। तो वो सब जो एक ड्यूरेशन था, तो वो अपने 1-2 साल में मैं थोड़ा बैठने लगा ठीक से व्हीलचेयर पे और मूवमेंट होने लगी थोड़ी थोड़ी, मेरी हैंड की मूवमेंट, शोल्डर्स, एल्बोज। अभी भी मेरी जो मूवमेंट है वो शोल्डर्स तक और एल्बो तक मेरी सीमित है। ओके। मेरे कोई भी मूवमेंट ना रिस्ट में, ना फिंगर्स में, ना लेग में, कहीं पे भी मेरे वो मूवमेंट नहीं है अभी मेरे। ओके। तो आप फिर टॉयलेट, बाथरूम वगैरह आप? वो सब के लिए मेरा जो कैथराइजेशन रहता है, हर 4-5 घंटे में मेरा कैथराइजेशन होता है, तो जो मेरे साथ कंटिन्यूस अटेंडेंट रहते हैं कि एक कंटिन्यूस अटेंडेंट की कंपलसरी ज़रूरत रहती है कुछ भी मूवमेंट के लिए। और कोलोस्टोमी है जो ब्लैडर मैनेजमेंट के लिए, जो तो वो चीज़ के लिए कोलोस्टोमी है। तो यू नीड टू कैरी ऑल दिस स्टफ अलोंग? यस, मेरा एक बैग ही रहता है, मेरा ऑफिस बैग के साथ में एक मेरा एक CIC का बैग मैं बोलता हूँ, तो वो एक मेरा बैग जो रहता ही है जिसमें सब चीज़ें मेरी रहती है प्रोसेस के लिए। आई नीड असिस्टेंस, वो हर एक चीज़ के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत है। 24/7 आपके असिस्टेंट आपको साथ में ही रखना पड़ता है? हाँ। ओके। और फिर वैसे बाथ वगैरह लेना पॉसिबल होता नहीं है ऐसे? नहीं, वो स्पंज वगैरह जो रेगुलर जो स्पंज लेते हैं सुबह, वो चीज़, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, ग्रेट। अब ये जब आप मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए गए तो इसका क्या एंड ऑफ द डे कुछ कंक्लूजन निकला कि ये जो तकलीफ आपने फेस किया है इसका कोई मेडिकली कुछ इलाज है? अभी फ़िलहाल के लिए एट दिस पॉइंट कोई भी मेडिकली प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है कि ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को हम कोई भी चीज़ रिजॉल्व कर सके। बट अभी काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है इसमें कि भाई काफ़ी पैराप्लेजिया, मेरा जो कंडीशन है उसको क्वाड्रिप्लेजिया बोलते हैं। मतलब क्वाड्रिप्लेजिया मतलब 4 लिम्स काम नहीं करते हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर। तो ऐसे कई सारे अभी जो रिसर्च चल रहे हैं जिसमें खाली जिसके 2 पैर नहीं चलते, उसमें थोड़ी सफलता मिली है, बट इतनी ज़्यादा नहीं कि भाई जिसको हम क्लिनिकली प्रूवन बोल सके। कभी 2012 एक्सीडेंट के पहले आप तो बहुत ही आप गोल लेके चल रहे थे, आर्किटेक्ट बनना था आपको, तो 2012 के बाद वो कैसे आपने अपने सपने को पूरा किया?
2000 का एक्सीडेंट के बाद में भी मेरा वो गोल तो था ही कि मेरे को कुछ ना कुछ अचीव करना है। राइट। बट 1-2 साल तक मैं बहुत ज़्यादा घर में ही रहता था। मेरे जो मदर हैं वो मेरे को बहुत बोलते थे कि बाहर जा, बाहर निकल, इनको मिल, नीचे जा, मतलब गार्डन में जा। बट मैं नहीं जाता बिकॉज मुझे शर्म आती थी उस टाइम पे बाहर जाने के लिए कि व्हील चेयर पर कैसे जाऊँ। बिकॉज 21 साल का था, तो 21 साल में मेरे को अपने कितना मतलब लाइफ देखी होती कि भाई अपने हर एक जन ने मुझे खड़े हुए देखा होता है, कितने जन ने मुझे दौड़ते हुए देखा है। तो वो पॉइंट अपने शर्म आती थी कि अपने कहीं कॉम्प्लेक्स लगता था कि जाऊं नहीं जाऊं। बट एक टाइम के बाद में जब मतलब मेरे मदर का, मेरे ब्रदर का, सबका जो सपोर्ट रहा था उस टाइम पे कि अपने आगे करो, बाहर निकलो एंड एवरीथिंग, तो वो सब चीज़ों भी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मुझे। बट सबसे ज़्यादा जो मुझे इफ़ेक्ट रहा था मेरे माइंडसेट चेंज होने में, मेरा यूएस में रिहैब फिजिकली इम्प्रूवमेंट 5% हुआ होगा, बट मेंटली इम्प्रूवमेंट 95% हुआ होगा उस टाइम पे। हाउ इट्स पॉसिबल? मतलब वहाँ पे जो मैं समझा था कि हर एक जन को असिस्टेंस की ज़रूरत रहती है जी। तो एक मेरे को एक्स्ट्रा असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो चीज़ मैंने एक सीखी, दैट इज़ वन। सेकेंड चीज़ की अपने वहाँ पे जो माइंडसेट खुली कि अगर मैं ही अपने आप को नॉर्मल नहीं समझूंगा तो फिर वो दूसरे लोग मुझे नॉर्मल क्यों समझेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो वो एक थॉट प्रोसेस था जो मेरे को बहुत ज़्यादा चेंज किया वहाँ पे आके। मिला आपको ये थॉट प्रोसेस? ये यहाँ पे, बट वो धीरे धीरे अपने इंडिया में भी पिछले 1-2 साल से जो हम यंग जनरेशन बोलते हैं, तो यंग जनरेशन में भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि भाई पहले मेरे को ऐसे कहीं पे भी बाहर जाता तो लोग पेटी से देखते थे, सिंपैथी से देखते थे। अभी ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। लोग एक कि भाई ये नॉर्मल है, इनको कुछ लगी है, तो वो चीज़ों इंडिया में भी धीरे धीरे आ रहा है। 2012 के इस इंसिडेंट के बाद आर्किटेक्चर का कंप्लीट आपने स्टडी कंप्लीट किया, और कौन सा ईयर लास्ट था आपका स्टडी का? 2015। Yes. तो 2015 में आप एक आर्किटेक्ट बन गए। और उसके बाद अपना बिजनेस भी शुरू कर दिया, घर से ऑफिस आना जाना सब चीज नॉर्मल। तो आप कैसे देखते हो 2012 के पहले जिंदगी को और अभी में? कुछ ऐसा है, कुछ कैसा फीलिंग होता है आपको? 2012 और 2000 मतलब मेरे एक्सीडेंट से पहले और बाद में एक चीज़ जो मैं हमेशा मेरी मम्मी को भी बोलता हूँ कि अपने मेरा ये सेकंड बॉर्न हुआ है। कि मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक सेकंड बॉर्न है। मेरा विजन, मेरा गोल वो चेंज नहीं हुआ है, बट जो सीरियसनेस है लाइफ को लेके, जो एक थॉट प्रोसेस है, जो क्या हमें किस तरीके से जीना है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमें अगर हमारे पास कैपेबिलिटी है आइदर मेंटली, फिनेंशियली और एनीथिंग, देन हमें जो भी हो सके वो हमें एक ह्यूमैनिटी के लिए हम क्या पॉजिटिविटी दे सकते हैं, हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या बात है। वो ज़्यादा मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट था उस टाइम पे। पहले भी था मेरे पापा को लेके कि भाई पापा के सोशली मेरे को करना है कुछ, बट एक्सीडेंट के बाद में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ और मैं वो चीज़ मैं मानता हूँ। जैसे आपने बताया कि आपने मम्मी को बताया कि आपका एक दूसरा जन्म है, रीबर्थ है, और इतने फिजिकल तकलीफ होने के बावजूद भी आपने जिस तरह से डिटर्मिनेशन के साथ में अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया और कॉलेज गए व्हीलचेयर में, रियली इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ कि आपकी मम्मी भी आपके लिए कुछ कहना चाहती है। तो डेफिनेटली हम जरा आपकी मम्मी की बात को सुनते हैं। नीरव, मैंने हमेशा तुझे कैमरे की बैग के साथ लदा देखा। तेरी पीठ के पीछे हमेशा एक कैमरे की बैग लदी रहती थी, और आज तेरी व्हीलचेयर के पीछे तेरी रोज की जो कोलेस्ट्रॉमी है, कैथेटर का कुछ काम जो है, ड्रेसिंग का है, सब कुछ वो सामान रहता है, तो बहुत दर्द होता है। लेकिन तुझे देख के, तेरा विल पावर देख के वो सारी चिंताएं दूर हो जाती है। लेकिन नीरव, आप एक ऐसे ब्रदर हो कि आपके पिता के चले जाने के बाद आपने अपने ब्रदर के लिए एक फादर फिगर की तरह खड़े रहे। इस हालत में आफ्टर एक्सीडेंट आप हमेशा अपने छोटे भाई का ध्यान इतना रखते थे, उसकी फिक्र इतना करते थे। बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने आप जैसे बच्चे को जन्म दिया। और कई बार मैं टूट जाती थी नीरव आपको इस बिस्तर में देख के कि क्या होगा। ऐसे लगता था कि जैसे भगवान हमारी दोनों की ज़िंदगी
बस ख़त्म कर दें। और एक दिन शायद मैंने ये बात आपके सामने रखी भी थी कि प्रभु हमें बस ले ले, लेकिन आपका विल पावर देख के आपने मुझे ये कहा, मम्मी अरे नहीं, आपको जाना तो आप आगे बढ़िए, लेकिन मैं तो पूरी ज़िंदगी जी के आऊँगा। बहुत खुशी होती है जब आप कॉलेज से पढ़ के निकले और आपने ठान लिया था कि मम्मी, सबसे पहले आपने पापा के नाम का ट्रस्ट बनाया, तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि गुजराती में कहावत है, मोरना ईंडा ने छितरवानी जरूर न थी। यानी जो अच्छे कर्म देखते आए हैं, जो अच्छी पुण्याई आपके पिता ने की थी, वो अपने आप में आई है। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आपने उनके नाम का ट्रस्ट किया और आप जो कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसकी कुछ % आप सोशल कॉज अच्छे कामों में करते हो, तो बहुत गर्व महसूस होता है। सबको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी भी हालत में अगर नीरव के इरादे इतने पक्के हो सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं। तो हर एक व्यक्ति को कुछ बहुत ऊंचा ऊपर सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी। थैंक यू। आपकी मम्मी का जो प्यार आपके प्रति है वो तो उनकी बातों में समझ में आ गया। आप मम्मी को कैसे आप याद करते हो? मम्मी ने तो काफ़ी बातें आपके लिए कही है। मतलब मम्मी को याद करना मतलब अपने छोटे थे तब से, पापा 2002 में गुजर गए थे। हम पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो तब से लेके टिल डेट तक मम्मी का सपोर्ट हमेशा से रहा है। मम्मी का मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस तरीके से मम्मी ने मेरे और मेरे ब्रदर को बड़ा किया है, जितना स्ट्रेंथ दिया है, जिस तरीके से ज़िंदगी जीने की राह दिखाई है, क्या बात है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस चीज़ में मतलब कोई कंपैरिजन कर नहीं सकती, क्योंकि पापा गुजर गए थे जब 10 साल के थे, तो उसके बाद में जो 11 साल से लेके 30 साल के हुए, और मेरे एक्सीडेंट के बाद में भी, क्योंकि 21 साल के बाद में एक लड़का इंडिपेंडेंट हो जाता है, कोई भी होता है वो, बट मेरा तो 21 के बाद में भी कंटिन्यू सपोर्ट रहा। बिल्कुल। स्लीपलेस पहले मेरे बॉर्न के पहले जो था वो 1 से 10 साल में मम्मी स्लीपलेस नाइट रहा, और उसके बाद में 21 से 30 भी स्लीपलेस नाइट रही, क्योंकि मेरे वजह से मम्मी को कंटिन्यूस जगना पड़ता था। वो सब चीज़ें थी, तो वो यस आई एम, तो वो चीज़ें मतलब कुछ कंपैरिजन नहीं है, वो चीज़ का मैं कुछ कंपेयर नहीं कर सकता हूँ। एंड ये आपका संस्कार बताता है कि हाउ यू लव योर मदर, एंड सेम वे आपकी मम्मी ने जो सेक्रीफाइस किया आपके लिए, ये भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो अब ये बिजनेस करना और सभी जगह व्हीलचेयर को यूज़ करते हुए आप आगे बढ़े। आपके एक छोटे भाई हैं, राइट? करेक्ट। मालव नाम है उनका, करेक्ट है ना? तो वो भी आज आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे। तो सुनते हैं मालव आपके लिए क्या कहना चाह रहे हैं। पक्का। हेलो नीरव भाई। मेरे को हमेशा से लगता था कि अपनी बॉन्डिंग थोड़ी कम रह गई है, बट मेरे को तब ये रियलाइज़ हुआ आप मेरे बारे में कितना सोचते हो। जब स्टार्टिंग में एक्सीडेंट के बाद जब उनकी फर्स्ट सर्जरी हुई, तब उसके सेकेंड डे में जब उनके हॉस्पिटल में मिलने गया, तब नेक्स्ट डे मेरा कॉलेज का इंटरव्यू था, तो मैं उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ। तब उन्होंने आंखों से इशारा की ऐसे नहीं, बट मैंने ऐसा बोला कि मैं कॉलेज का इंटरव्यू जाना पड़ेगा, तब उन्होंने बोला हाँ। तब से मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो हमेशा पहले मेरा सोचते हैं कि मालो का क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा नहीं हो सकता। ये तो कॉलेज की बात है, बट इवन आफ्टर कॉलेज बिजनेस में भी मालो को कहाँ परेशानी नहीं आए, मालो को बिजनेस में कहाँ यूज़ हो सके, वो हमेशा पहला यही ध्यान रखते हैं। उनका हमेशा यही रहा है कि फादर नहीं है तो एक फादर फिगर की तरह हमेशा एक्ट करते हैं, और मैं हमेशा उनको ऐसे ही मानता आ रहा हूँ कि भाई इनको ही आई हैव टू लुक अप टू हिम। Yes. So Nirav, you are very lucky that you have got a very nice and very sweet brother like Malav. अब मुझे ये बताइए कि अब जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने का आगे आपने कुछ टारगेट और रखा? आर्किटेक्ट तो बन गए, और ड्यूरिंग योर बिजनेस कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जहां आपको साइट में विजिट करना है और साइट में कहीं जाना है प्रॉपरली उस लोकेशन को देखने के लिए, और व्हील चेयर में रहने के बावजूद भी आपने सोचा वहाँ पहुँचना है और पहुँचे कोई अलग तरीके से? ऐसा कोई इंसिडेंट याद है? हर रोज़ ही होता है सर। वो चीज़ कभी भी साइट विजिट पे जाते हैं तो कोई भी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट होता है, उसमें कोई भी या तो लकड़े पड़े रहते हैं, प्लाई पड़ी रहती है,
सिविल कंस्ट्रक्शन साइट होती है, उसमें ईंट रहती है, कीचड़ रहता है, स्लरी जो सीमेंट पड़ा रहता है, वो सब चीज़ें काफ़ी रहती है। राइट। बट वो रास्ता निकाल के कि भाई अपने को उस टाइम पे वो मिस्त्री वहाँ पे जो भी होते हैं उनको बोलते हैं कि भाई थोड़ा रास्ता कर दो, वो निकल जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी सिचुएशन भी आई है कि जो सीमेंट और जो माल चढ़ाने की जो वो ट्रॉली आती है, अच्छा। उसमें भी ऊपर गया हूँ। ओके। सो जहाँ उठा के लेके गए हैं, जो स्टेयरकेस एक एक फ्लोर उठा के, जो चेयर को उठा के, तो सल्यूशन ढूंढना हो तो सब हो सकता है। हर एक चीज़ का एक रास्ता होता है कि हम कोई भी चीज़ रास्ता ढूंढ के हम कर सके। मतलब आपको हर एक्टिविटी में ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, बिकॉज आपको कहीं जाने के लिए अटेंडेंट और एक बंदा और ज़रूरत पड़ता है। करेक्ट। ये बताया कि आप इस दौरान कैसा आपने शादी कर ली है? यस। ओके, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कब हुई शादी ये? शादी मेरी हुई 29 नवंबर लास्ट 2021, 6 महीने हुए। ओके, ऑलमोस्ट 6 महीने होने। क्या बात है। Almost तो हु इज द लकी गर्ल? जागृति करके। Okay. जागृति तो उनको मतलब मैंने जब ऑफिस स्टार्ट किया था तब ऑफिस में मतलब 5 साल पहले वो आए थे काम करने। तो उसके बाद में एक दूसरे को जानने लगे, उसके समझने लगे कि क्या चीज़ है, एंड धीरे धीरे मतलब कंपैटिबिलिटी बढ़ती गई, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई एक दूसरे के बीच में। राइट। एंड जीने का एक और मोटिवेशन मिला कि भाई खाली ऑफिस घर नहीं है। देयर इज़ ऑल्सो अनदर थिंग कि भाई मैं ये एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ओके। इन स्पाइट ऑफ माई इंजरी, कि भाई ऐसा नहीं कि भाई ये इंजरी है तो मेरे को कोई जीवन साथी नहीं मिल सकता है, मैं इधर ही अकेला आया हूँ तो अकेले जाऊँगा। बट भगवान ने लिखा था कि ये होने वाला है, तो ये ज़रूर से हुआ। वहाँ पे भी आपने रास्ता एक ढूंढा भी और कॉन्फिडेंस आया। बिल्कुल। यस है यस। ना? और आया यस। वेरी नाइस। सो यू आर वेल ब्लेस्ड मैरिड फैमिली पर्सन नाउ। Thank you so much. एंड हमारे बीच जागृति भी है, और Okay. जागृति भी कुछ आपके लिए कुछ मैसेज देना चाहती है। एंड आई For sure. रियली कॉन्ग्रेचुलेट हर एंड अप्रिशिएट कि जागृति ने आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको सिलेक्ट किया और आप लोगों की प्यार मोहब्बत आगे बढ़ी और आप लोग दोनों आज हस्बैंड वाइफ के तरीके से हैं। Thank तो you जागृति भी आपके लिए कुछ मैसेज देना चाहती है। Thank you so लेट अस लिसन हर। फॉर श्योर। हाय नीरव, आपके बारे में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप मोर देन एनीथिंग यू आर अ बिगेस्ट सपोर्ट टू मी। सब कहते हैं कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, बट मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और रही भी है हमेशा से, जब से मैं आपको जानती रही हूँ। आप मेरे हमेशा से सीक्रेट डायरी से लेके पर्सनल डायरी जो भी कहें वो रहे हो। एंड किसी भी चीज़ से बढ़कर आप मेरे लिए हमेशा इंस्पिरेशन रहे हो कि आप इस हालत में भी वो सब कुछ करते हो जो एक नॉर्मल इंसान करता है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। और जितनी आप औरतों की रिस्पेक्ट करते हो, इतने डाउन टू अर्थ हो, वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा आपकी पसंद है। शायद इसी वजह से मैंने आपको पसंद किया और अपने लाइफ पार्टनर के रूप में चुना भी, क्योंकि मुझे हमेशा से एक ऐसा ही इंसान चाहिए था अपनी लाइफ साथ में बिताने के लिए, जो मुझे समझे, मेरे डिसीजन को समझे और मुझे सपोर्ट करे। मैं गलत हूँ तो वहाँ मुझे सही भी करे, ऐसा नहीं कि मैं गलत हूँ तो मेरे गलत में भी साथ दे। एंड बस यही है कि मैं यूपी से आती हूँ, तो यूपी में कभी इतने सपोर्टिंग हस्बैंड मैंने आज तक देखे नहीं है। यस, आपके रूप में मुझे बहुत ही अच्छा एंड सपोर्टिंग हस्बैंड मिला है, बेस्ट फ्रेंड मिला है, जो आई थिंक मैं बयान नहीं कर सकती। एंड यस, आई नो कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत रहे हमारे बीच में रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी और एनीथिंग, बट मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि मेरे लिए आप हमेशा ही नॉर्मल रहे हो, जैसे हर एक इंसान को मैंने देखा है उसी तरीके से। लाइक मुझे बहुत लोगों ने बोला भी कि क्यों इससे शादी कर रही है, तुझ में क्या कमी है, बट मेरा हमेशा सबको यही कहना था, कमी हर किसी में होती, किसी की दिखती है, किसी की नहीं दिखती है। बस सिंपल सी बात वही है। मुझे आपकी कमी दिखने के बावजूद भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमी मुझ में भी बहुत है,
बट आपने भी मुझे एक्सेप्ट किया और मैंने भी आपको एक्सेप्ट किया. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एंड प्राउड वेयर एवर यू आर एंड वॉट एवर यू आर डूइंग. थैंक यू. ग्रेट नीरव, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ चाहा वो आपने करके दिखाया. अभी बहुत बाकी है. अच्छा, बाकी है. ओके, ग्रेट. अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपके छोटे भाई मालव की भी शादी हो चुकी है, राइट? उसकी शादी कब हुई है? 2 साल पहले. 2 साल पहले. 2 साल. और उनकी मिसेस का नाम क्या है? रितु शाह. रितु. okay. रितु. तो आज रितु को भी हम चाहेंगे जो आपके लिए कुछ कहना चाहती है. तो लेट अस लिसन व्हाट रितु हैज गॉट द फीलिंग टुवर्ड्स यू. फॉर श्योर. हाय, मेरा नाम रितु है. मैं नीरव भैया के ब्रदर मालव की वाइफ हूँ. मैं इस फैमिली को 3 साल से इंट्रोडक्शन हुआ है मेरा. हमारी अरेंज्ड मैरिज है. एंड जब मुझे इस फैमिली के बारे में पता चला, जब मुझे नीरव भैया के बारे में पता चला कि एक लड़का है, व्हील चेयर में है, पर तो भी सब काम करता है, फैमिली को संभालता है, तो आई वॉज मोर क्यूरियस. मालव ज़्यादा मैं नीरव भैया से मिलने को बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी. फिर मैंने देखा, समझा, फिर समझ में इतना ग्रेट फैमिली. जब जाके मेरा और मालव का शादी हुई थी, मेरे को नीरव भैया से, नीरव मुझे आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे लगा था मैं इस फैमिली में आऊँगी तो मुझे इतना आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी संभालनी पड़ेगी. बट यहाँ पे तो पूरा ऑपोजिट हो रहा है. आप हमें संभालते हो, इस घर को संभालते हो, हमारे बिजनेस को संभालते हो. ये सब छोड़ के हम लोग कितने सारे लोगों को घर पे राशन देते हैं, इतना स्कॉलरशिप करते हैं, मतलब वो सब आपका ही आइडिएशन है. सो आई एम सो सरप्राइज एंड मोटिवेटेड, ऑल्सो इंस्पायर्ड कि आपके जैसा इस मेरी लाइफ में आया और मैं और मोटिवेटेड हो चुकी. थैंक यू सो मच एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू. So Nirav, end of the day, you're having a very beautiful family. Your wife, your mom, your younger brother और उसकी wife रितु. अब आगे आपका क्या गोल है, जरा मैं उस पर ज़रूर समझना चाहूँगा. What's your goal? What's your goal in your life? मेरा जो एक बहुत ज़्यादा और बहुत जो इम्पोर्टेंट गोल है वो ये है कि मैं एजुकेशन में बहुत मानता हूँ. Okay. कि कोई भी, किसी को भी एजुकेशन मिलना चाहिए. राइट. जो नीडी है या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको ज़रूर से, हर एक लोगों का एक एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन एक राह होती है जो आपको कुछ नहीं हो तो एक रोटी चावल कुछ भी अपने दे के अपना पेट भर सकते हैं. क्या बात है. तो मेरा ऐसा एक विज़न है और मैं चाहता हूँ कि मैं इतना मेहनत करूँ, कि इतना काम करूँ कि लोगों से नहीं बट खुद के जो कमाता हूँ, खुद का जो काम करते हैं हम लोग, मैं और ब्रदर, तो वो अकॉर्डेंस में 1 साल में अराउंड 10,000 बच्चों का मैं स्कॉलरशिप में कर सकूँ. कि रेंजिंग फ्रॉम प्राइमरी से लेके कॉलेज से लेके, वो मेरा एक बहुत बड़ा गोल है. तो वो होगा अचीव कभी ना कभी. आई अप्रिशिएट. एंड जो आपकी सोच है ये बहुत ही लार्जर स्केल में है. एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये आपकी गोल 100% आप अचीव करेंगे. बिकॉज आपने ज़िंदगी को बड़ा नज़दीक से देखा है, समझा है और आप जी रहे हैं. तो आपने जो दर्द को फील किया है, जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है और स्कॉलरशिप की अगर आप सोच रहे हैं, तो इट्स ए रियली वेरी बिग थिंग. और मैं कहीं ना कहीं ये समझता हूँ कि ये जो आपकी सोच है, इसी की वजह से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है और आप में कॉन्फिडेंस है और आप ज़िंदगी को इतने हंसते खेलते जी रहे हैं. आपके चेहरे पे मैं कभी टेंशन नहीं देखता हूँ, हमेशा हंसते हुए रहते हैं, एकदम मस्ती के साथ रहते हैं. तो क्या राज है, कैसे अपने आप को मेंटेन करते हो आप? नहीं, टेंशन सबको होता है जी. परेशानी सबको होती है. राइट. चाहे मैं फिजिकली लिमिटेशंस हैं या नहीं है, रिजॉल्व करके आगे बढ़ने रहते हैं. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वेरी गुड. एंड अगर वो टेंशन्स नहीं है तो फिर लाइफ जीने का भी कोई रीज़न नहीं है. क्या बात. आपने इतना लाइफ का चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और एक्सेप्ट करके उसको रिसीव करके आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, आपने शादी की और फैमिली को लेके आगे बढ़ रहे हैं. एंड रादर आपने अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड किया है. हमारे पूरी सोसाइटी में बहुत से ऐसे छोटे एज के या बड़े एज के
जिनको कहीं ना कहीं फिजिकली प्रॉब्लम हुआ है, आपको इतना सीवियर प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप ज़िंदगी को इतना अच्छी तरीके से जी रहे हैं, तो काफ़ी लोग ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, ज़िंदगी को जीने की तमन्ना उनकी ख़त्म हो जाती है। उनको आप कैसे मोटिवेट करना चाहेंगे, क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ हमारे पूरे व्यूअर्स जो टॉक शो इंडिया देख रहे हैं उनको आप ज़रूर बताइए। मैं ये चीज़ बिल्कुल मतलब बोलना चाहूँगा कि हर एक की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है उससे बढ़कर और एक प्रॉब्लम किसी ना किसी की ज़रूर से होती है। अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं देखोगे तो आपसे वर्स्ट प्रॉब्लम होगी कहीं ना कहीं पे। एक ये चीज़ है कि वो चीज़ को हमें सोचना है कि भाई हमारा किसी ना किसी से बेहतर है और हम उसको किस तरीके से जी सके। और हर एक लाइफ के जीने का मतलब कोई भी चीज़ अगर आप रास्ता ढूंढना चाहो तो वो रास्ता मिलता है। अगर आप ये सोच के बैठ जाओगे कि मेरे ये तकलीफ़ है, लिमिटेशंस हैं, चाहे मेंटल, फिज़िकल, अपने फिनेंशियल, कोई भी आप अगर लेके बैठ जाओगे तो फिर आप कभी भी आगे मतलब आगे थॉट प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे। तो जो भी है आप देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे कि आप हमेशा एक रास्ता ढूंढो। ऐसा नहीं है कि आप स्टेप्स कूदो, आपको धीरे धीरे रास्ता निकलेगा, छोटी छोटी चीज़ें करो, बट वो आपको लॉन्गर रन में आपको हमेशा एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा और आपको आगे उसके रिजल्ट्स अपने आप मिलेंगे। क्या बात है नीरव, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दिया है और मैं समझता हूँ कि हमारे जो भी व्यूअर्स टॉक शो इंडिया के इस इंटरेस्टिंग शो को देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस शो का नाम हमने दिया है जीना इसी का नाम है। ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, कैसे ज़िंदगी में अपना कॉन्फिडेंस और अपना डिटर्मिनेशन को सामने रखते हुए लाख परेशानी आए, लाख बाधाएं आए या कोई भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम आए, उसमें से रास्ता कैसे निकालना है, कैसे रास्ता निकालना है, ये चीज़ आज हमें नीरव शाह ने बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो देखने के बाद आप सभी की ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। और अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं और ख़ास करके फिजिकली अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है तो आप याद रखिए नीरव ने अपने एक्सीडेंट 2012 के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉलेज गए, अपना बिजनेस को संभाला, उन्होंने अपने हर साइट की विजिट की और आज वो सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक अपना बिजनेस को कर रहे हैं। नीरव, मैं आपको सैल्यूट करता हूं और आपको अप्रिशिएट करता हूं द वे यू हैव हैंडल्ड द सिचुएशन and the way you are going ahead to achieve your goal. Thank you so much for being guest of Talk Show India. Thank you so much.